तो प्यारे साथियों, मैं अनिल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी और आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, किसी चालक तार का प्रतिरोधक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए तथा प्रतिरोधकता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। जो प्रतिरोध होता है, तो चालक तार का जो प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करेगा, उसकी एक तो लंबाई पर और दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अगर चालक तार की जो लंबाई है वो बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि चालक तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई घटने पर प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। और दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी को हमें यहां पर लिखना है, व्यक्त करना है। तो ध्यान देखिए, इस प्रकार हमें उत्तर लिखना है। चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला किसके ऊपर, चालक तार की लंबाई पर। तो इसमें लिखना हमें चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यदि चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। और यदि लंबाई घटती है तो प्रतिरोध भी घटता है। और इसे प्रतीकों के सहित भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आर समानुपाती एल। यानी कि चालक तार की जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर लंबाई घटती है चालक तार की तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और जो चालक तार का दूसरा कारक है वो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है।
और यदि चालक तार का क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। और इसे हम प्रतीकों के सहित भी लिख सकते हैं। आर समानुपाती 1/a। यहां पर ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो यहां पर आर किसके बराबर हो जाएगा? रो एल अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक। और अगर हमें यहां पर रो क्या है? एक स्थिरांक है, तो इसे हम साइड में लिख सकते हैं। रो एक स्थिरांक है जो चालक तार की प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। ठीक। यहां पर आर किसके बराबर हो गया? रो एल अपॉन ए के बराबर हो गया समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। और यहां ध्यान दें, अब यहां तो हमने समझा दिया कि किसके ऊपर निर्भर करता है। फिर ये प्रतिरोधकता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो यहां पर ध्यान दें, अभी हमें क्या करना है? ये जो प्रतिरोधकता है रो, इसके जो सूत्र है वो हमें व्युत्पन्न करना है। तो ध्यान दें, अभी क्या करना है कि ये जो क्षेत्रफल है वो इसके गुणनफल में चला जाए, यानी कि आर इंटू ए, तो बराबर में क्या रहेगा? रो इंटू एल। अभी हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, इसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो ये लंबाई कहां चली जाएगी? इसके अपॉन में, आर इंटू ए अपॉन एल, और बराबर में रो। तो इस प्रकार से ये इसका सूत्र भी व्युत्पन्न हो जाता है। और अगर कहा जाए कि इसका प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो वो भी हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहां से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और इसका मात्रक आ जाएगा ओम इंटू मीटर। तो ये इसका क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधक के श्रेणीक्रम संयोजन को समझिए। तो आप ये चित्र देख सकते हो। इस चित्र में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए, R1, R2 और R3। और इसमें धारा का मान, इस प्रकार के अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो इसमें धारा का मान तो रहता है एक समान, लेकिन इसके सिरों के ऊपर जो विभवांतर लग रहा है वो विभवांतर क्या रहता है? अलग रहता है। यानी कि विभवांतर का मान रहता है अलग अलग। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा जिसमें धारा का मान तो रहे समान लेकिन विभवांतर का मान रहे भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग रहे, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और अभी इसमें करना क्या है कि हमें विभवांतर ज्ञात करना है, क्योंकि विभवांतर का मान क्या है? अलग अलग है, लेकिन धारा का मान क्या है? समान है। तो यहाँ पर कुल विभवांतर है वो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कुल विभवांतर। और कुल विभवांतर क्या? V हमें ज्ञात करना है, यानी कि V1, V2 और V3 इन तीनों को जोड़ दें तो हमें V प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 V3, यानी कि इस तीनों को हम क्या करें? जोड़ दें तो हमें क्या हो जाएगा? कुल विभवांतर ज्ञात हो जाएगा। और इसे क्या करते हैं? हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो अब हमें यह पता करना है कि इस प्रतिरोध में विभवांतर कितना लग रहा है। तो क्या करेंगे? ओम के नियम से। और ओम का नियम हम जानते हैं क्या होता है? V बराबर आई आर। तो इस V1 के लिए, अब V1 के लिए क्या लिखेंगे हम? V1 बराबर IR1, ये हुआ प्रतिरोध R1 के लिए। अभी
V2 के लिए, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा IR2, और V3 के इसी प्रकार V3 के लिए क्या हो जाएगा IR3। इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, इसे समीकरण नंबर 3 और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हमें कुल इसका जो परिपथ है, तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ यानी कि V, तो V क्या हो जाएगा IRS, और इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 5। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2, 3 और 4 और 5 इन समीकरणों को क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो क्या करते हैं, समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान दें, यहां पर V के लिए क्या आ जाएगा IRS, तो यहां लिखेंगे IRS। उसके बाद देखिए V1 के लिए, तो V1 के लिए यहां पर क्या लिखेंगे IR1। फिर V2 के लिए लिखेंगे IR2, तो यहां लिखा IR2। उसी के बाद ही V3 के लिए क्या लिखेंगे IR3, लिख दिया। अब हम क्या करें कि इसमें देखिए आप I क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो वापस लिखेंगे IRS बराबर I ले लिया हमने कॉमन, और यहां लिखेंगे R1 R2 प्लस R3, और I से I यहां पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और पीछे क्या लिखेंगे हम वापस RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। देखिए, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों से गुजरने वाली धारा, प्रतिरोधों से गुजरने वाली धारा का मान तो क्या रहता है, समान रहता है, और लेकिन प्रतिरोधों के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो क्या रहता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न हो। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और आप चित्र में देख सकते हो R1 R2 और R3 प्रतिरोध जुड़े हुए, और इनके ऊपर इनके सिरों के ऊपर जो विभवांतर लग रहा है उसका मान क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक, और इसके लिए हमने टोटल जो विभवांतर है, कुल विभवांतर है, वो हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। और ओम के नियम से हम सूत्र जानते क्या होता है, V बराबर IR, और V1 के लिए क्या लिखेंगे IR1, V2 के लिए क्या लिखेंगे IR2, V3 के लिए क्या लिखेंगे IR3, और इसे समीकरण नंबर दे दिया 2, इसे 3 और इसे 4। और तुल्य परिपथ देखा जाए उसका, तो क्या लिखेंगे V बराबर IRS, और इसे समीकरण नंबर दे दिया हमने 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2, 3, 4 और 5 इनका समीकरण का मान है जो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहां पर मान रखा, देखो IRS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हमने क्या किया, यहां पर IRS लिख दिया बराबर I ले लिया हमने कॉमन, और I से I क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझिए। तो इस प्रकार का आप चित्र देख सकते हो, यहाँ पर R1 R2 और R3 प्रतिरोध जुड़े हुए, और इस प्रकार का जो चित्र होता है वो किसका होता है, समांतर क्रम संयोजन का होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, ये जो धारा चल रही है इन तीनों में, ये धारा क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर धारा क्या है, अलग अलग है, लेकिन विभवांतर, टोटल विभवांतर देखा जाए तो विभवांतर का मान क्या रहेगा, यहाँ पर समान रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा था कि विभवांतर का मान क्या हो रहा था, अलग अलग था, लेकिन धारा का मान क्या था, वहां पर समान था। और यहाँ पर विपरीत हो रहा है क्या, कि यहाँ पर धारा का मान तो रहेगा अलग अलग, इसके लिए अलग रहेगी धारा, इस R2 के लिए भी अलग धारा, R3 के लिए भी धारा अलग अलग। तो इन तीनों की जो धारा होती है, अगर इनको तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें कुल धारा प्राप्त हो जाएगी, और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कुल धारा बराबर, कुल धारा यानी कि I बराबर I1, इस प्रतिरोध के लिए लिख देंगे I1, दूसरे के लिए लिखेंगे I2, और तीसरे के लिए लिखेंगे I3।
इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें कुल धारा प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम V बराबर IR होता है। और अभी ध्यान दे, हमें यहां ज्ञात क्या करना है, धारा ज्ञात करनी। तो धारा के लिए क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन R। ठीक, तो यहां पर ध्यान दे, अभी I1 के लिए कैसे करेंगे, लिखेंगे I1 बराबर V अपॉन R1। ये हुआ प्रतिरोध 1 के लिए, और इसे समीकरण नंबर, इसे दे देता है 1 और इसे दे देता है 2। इसी के बाद I2 के लिए क्या लिखेंगे, V अपॉन R2, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। फिर I3 के लिए V अपॉन R3, और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक, और उसके बाद अगर देखा जाए कुल धारा के लिए, कुल धारा के लिए यानी कि तुल्य प्रतिरोध या तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन RP, और इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 5। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये समीकरण नंबर 2, 3, 4 और 5, इन चारों समीकरणों का मान कहां पर रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो रखते हैं, ध्यान दे, अब समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो रखते हैं मान। अब ध्यान दे, यहां पर I के लिए क्या लिख देंगे, V अपॉन RP, तो ये हो गया V अपॉन RP। I1 के लिए क्या लिखेंगे, V अपॉन R1, प्लस I2 के लिए क्या लिखेंगे, ये रहा V अपॉन R2, और I3 के लिए क्या लिखेंगे, V अपॉन R3। ठीक, फिर क्या करते हैं, यहां पर V हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन RP बराबर, V कॉमन ले लिया तो पीछे रहेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, तो V से V ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा, 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और यही क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, समांतर क्रम संयोजन होता है क्या, ध्यान दें, वापस एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों से धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समान हो, तो प्रतिरोधों का ऐसा क्रम समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि यहां पर इस प्रतिरोध के लिए धारा अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, और यहां पर जो टोटल विभवांतर है उसका मान क्या है, समान है, यानी कि विभवांतर समान है, विभवांतर यहां पर क्या है, समान है, और धारा का मान क्या है, यहां पर अलग अलग। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा था कि धारा का मान तो समान था और विभवांतर क्या था, भिन्न भिन्न था, और अभी यहाँ पर धारा का मान अलग अलग है, तो हम धारा ज्ञात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल धारा बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल धारा प्राप्त हो जाएगी। तो ओम के नियम से हमने लगाया V बराबर IR होता है, तो यहाँ पर अभी धारा ज्ञात कर रहे हैं तो I बाहर आ गया, तो क्या हो गया, V अपॉन R। तो यहाँ पर फिर I1 के लिए क्या लिखेंगे, I1 बराबर V अपॉन R1, और I2 के लिए V अपॉन R2, I3 के लिए V अपॉन R3। फिर तुल्य परिपथ देखा जाए यानी कि कुल के लिए, तो क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन RP, और इसे समीकरण नंबर 5 दिया। फिर इन चारों समीकरणों का मान कहां रख दिया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो 1 में रखने पर क्या होता है, V अपॉन RP बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर V ये क्या है, कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो गया V अपॉन RP बराबर V, कॉमन लेने पर पीछे क्या रहा, कोष्टक 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फिर हमने V से V क्या कर दिया, काट दिया, तो पीछे क्या रहा, 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है। तो ये समांतर क्रम संयोजन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल के तापन नियम को समझाइए। तो जूल का तापन नियम किसे कहेंगे, किसी तार में मान लीजिए टी समय में क्यू आवेश का क्या हो, प्रवाह हो, क्यू आवेश का प्रवाह हो और उत्पन्न विभवांतर क्या हो, वी हो। तो उस समय जो टोटल किया गया जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर वी क्यू। और ध्यान दें यहाँ पर टोटल कार्य हो रहा है डब्ल्यू बराबर वी क्यू। तो यहाँ पर हम क्या करें कि ये जो कार्य हो रहा है उसको हम एनर्जी यानी कि ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो E बराबर P लिख सकते हैं, यानी कि W बराबर क्या हो सकता है, E हो सकता है। और E बराबर एनर्जी, ये भी किस में हो सकता है, हीट में, यानी कि तापन। हम क्या पढ़ रहे हैं, जूल का तापन नियम पढ़ रहे हैं। तो ताप के लिए हम क्या लिखेंगे, H, और H क्या, हीट है, इंग्लिश में हीट बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, W भी एक ही है, एनर्जी भी एक ही, यहाँ पर ये हीट भी क्या है, एक है। तो यहाँ पर T समय में हो रहा है, ये T समय में Q आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, H बराबर वी आई टी। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, ध्यान दें कि हमने पढ़ा था विद्युत धारा की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि इकाई समय में होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो वो सूत्र हमने देखा था, क्या था, I बराबर Q अपॉन T था। तो यहां पर अभी हम क्या, Q का मान चाहिए हमें, तो क्या Q क्या आ जाएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा, आई टी हो गया, आई टी। और हमने यहाँ पर ये देखो W बराबर क्या लिखा, V Q लिखा, और W को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर H, और V का V ऐसे कैसे रहा, और Q का मान हम जानते हैं, ये देखो आप, तो ये हो गया आई टी। तो ये क्या हो गया, H बराबर वी आई टी। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, देखो, अर्थात निवेशित ऊर्जा यानी कि कार्य, जो निवेशित ऊर्जा है ये क्या हो जाएगी, वी आई टी, उष्मीय ऊर्जा में परिणित होगी। अतः उत्पन्न उष्मा क्या हो जाएगा, H बराबर वी आई टी। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर आई आर। तो हम क्या करते हैं, ये आई आर का मान यहाँ पर V की जगह लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, H बराबर आई आर, और ये जो मान था पीछे आई टी, ये ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक, फिर ध्यान दें यहाँ पर I दो बार है, तो ये I के लिए हमने क्या लिख दिया, आई स्क्वायर और आर टी। और यही क्या होता है, जूल का तापन नियम। आगे क्या समझ में, एक बार वापस ध्यान दें, ये लिखा देखो, यदि किसी तार में T समय में Q आवेश का क्या हो, प्रवाह हो, तथा उत्पन्न विभवांतर क्या हो, V हो, तो किया गया कार्य यानी कि W बराबर वी क्यू। ठीक, और W के लिए हमने क्या लिख सकते हैं, W क्या होता है, एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं। तो हीट को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, H के द्वारा। तो यहां पर ये हो गया, जूल का तापन नियम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके लिए ये H। ठीक, तो H के लिए W की जगह हमने क्या लिख दिया, H लिख दिया, और V का V ऐसे कैसे, और जो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, इकाई समय में होने वाले या प्रवाह होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहता है, विद्युत धारा कहते हैं, ये सीखा था। और हमें क्या चाहिए, अभी Q का मान चाहिए, तो Q बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा, बराबर आई टी। और यही आई टी का मान है, Q का मान है, वो कहां पर लिखना है, इसकी जगह लिखना है। तो यहां पर लिखा वी आई टी। तो इस प्रकार से H बराबर क्या हो गया, वी आई टी। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा, अर्थात निवेशित ऊर्जा वी आई टी उष्मीय ऊर्जा में परिणित होगी, अतः उत्पन्न ऊष्मा H बराबर वी आई टी। ठीक, और V यहां पर ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर, और V की जगह हमने क्या लिख दिया, आई आर और आई टी। फिर यहां पर I दो बार है, इसलिए आई स्क्वायर आर टी। तो H बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। और यही क्या होता है, जूल का तापन नियम होता है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अब ध्यान दें, यहाँ पर उपरोक्त सूत्र से, इस सूत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये जो धारा का वर्ग है, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो ये कौन, ये हीट यानी कि ताप धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि H समानुपाती आई स्क्वायर, यानी कि धारा के वर्ग के क्या होती है, ताप समानुपाती होता है। फिर प्रतिरोध के, यानी कि धारा किस, यानी कि ये जो ताप है वो प्रतिरोध के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, H समानुपाती R, जो कि यहां पर भी लिखा है। फिर समय के भी ये क्या होता है, जो ताप है वो समय के भी समानुपाती होता है, यानी कि H समानुपाती T। ठीक,
तो उपरोक्त तीनों नियम ही जूल का क्या कहलाता है, तापन नियम कहलाते हैं। अगर ये एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको पूर्ण रूप से ये उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं समझाइए। तो विद्युत शक्ति किसे कहेंगे, कोई मान लीजिए परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में धारा जब प्रवाहित की जाती है तो प्रति सेकंड में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। और विद्युत शक्ति को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत शक्ति यानी कि शक्ति यानी क्या, पावर, तो यहां पर हम किससे प्रदर्शित करेंगे, पी से प्रदर्शित करेंगे। और प्रति सेकंड में होने वाला जो कार्य है वही क्या है, विद्युत शक्ति है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दें, विद्युत शक्ति P बराबर किया गया कार्य अपॉन कुल समय, यानी कि प्रति सेकंड किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में होने वाले कार्य को, प्रति सेकंड में होने वाले कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये सूत्र के आधार पर ये परिभाषा हो गई। विद्युत शक्ति P बराबर किया गया कार्य यानी कि W अपॉन कुल समय यानी कि T, और विद्युत शक्ति यानी P। ठीक, फिर यहां ध्यान दें, ये जो किया गया कार्य है यानी कि कार्य क्या, ऊर्जा, और ऊर्जा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध में कोई प्रतिरोध है उसमें निवेशित जो कार्य है यानी कि ऊर्जा, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अभी इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था क्या, H बराबर VIT। तो यहां पर भी क्या हो सकता है, कार्य के लिए VIT हो सकता है। फिर ध्यान दें, अगर ये VIT हो जाए, और ये VIT का मान हम W की जगह लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर VIT अपॉन T। तो ये T के T ऐसे कैसे, और T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और पीछे क्या रहेगा, P बराबर VI, और इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और हम जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, और IR का ये जो मान है V की जगह हम लिख सकते हैं, तो यहां V की जगह हम क्या लिख देंगे, IR लिख दिया। फिर यहां ध्यान दें, I 2 बार है तो क्या, ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, तो यहां पर हम लिख देंगे P बराबर I स्क्वायर R। ये हो गया एक तो विद्युत शक्ति का सूत्र। दूसरा सूत्र लेके तो हम क्या कर सकते हैं, इस I की जगह, अभी तो हमने V की जगह मान रखा था, अब हम I की जगह भी मान रख सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये I हमने बाहर ले लिया ओम के नियम से, I बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो ये जो V अपॉन R है वो I की जगह हम लिख सकते हैं, तो यहां लिख दिया, देखो ध्यान दें, P बराबर V इंटू V अपॉन R, और ये V इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर और अपॉन R। तो ये भी क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो आपको ये विद्युत शक्ति अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दें, विद्युत शक्ति किसे कहेंगे, किसी विद्युत परिपथ में, कोई मान लीजिए परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रति सेकंड में जो किया गया कार्य होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य अपॉन कुल समय, और यहां पर विद्युत प्रतिरोध में जो निवेशित ऊर्जा है यानी कि कार्य, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, VIT। तो यहां लिखा W की जगह हमने लिखा VIT अपॉन T, T से T कट, क्या बचा, P बराबर VI, ओम का नियम लगाया, V की जगह IR लिखा, क्या बन गया, I स्क्वायर R। फिर I की जगह क्या लिखा, V अपॉन R, तो यहां लिखा V अपॉन R, V स्क्वायर क्या बन गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये भी क्या हो गया, विद्युत शक्ति का सूत्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पीयर है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने विद्युत शक्ति का सूत्र भी सीखा था, तो उसके आधार पर पहले क्या लिखे कि इसमें दिया गया क्या है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े। यहां पर हमें 220 वोल्ट बोला है स्रोत से जोड़ने पर, और प्रवाहित धारा का मान कितना दे रखा, हमें 0.5 एम्पीयर दे रखी। तो हमें दिया गया क्या है, पहले वो लिखे, तो हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, ध्यान दें, V का मान हमें दे रखा है कितना, 220 वोल्ट, और यहां पर धारा का मान हमें दे रखा है कितना है, I बराबर 0.5 एम्पियर। और अब देखिए यहां पर V का मान आ गया हमारे पास और I का मान आ गया, और ज्ञात क्या करनी है, शक्ति ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI, यह भी पढ़ा था हमने। अब क्या करना है, यहां पर
वी आई की जगह मान ही तो रखना है। वी का मान हमारे पास है, आई का मान हमारे पास है। वी कितना है यहाँ पर 220 वोल्ट, और आई का मान कितना है हमारे पास, आई का मान हमारे पास है 0.5। ठीक, अब हम क्या करें, इसको जब गुणा करवा दिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 110। और विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोट होता है। तो हम लिख देंगे 110 वोट, और यही क्या है हमारा आंसर है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 400 वोल्ट के एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटे चलाने पर 30 दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। कुल ऊर्जा बोले तो एनर्जी ज्ञात करनी है। पहले क्या देखें हम, इस प्रश्न में दिया गया क्या है, तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न में देखिए क्या हमें दे रखा है, दिया गया है क्या 400 वोल्ट यानी कि P का मान हमें दे रखा है, विद्युत शक्ति का मान हमें दे रखा कितना है 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, हमें समय दे रखा है। ये बोल रहा है प्रतिदिन, ये बोल रहा है प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन कितने 8 घंटे चलता है, 8 और चलता है। फिर ये चलाने पर 30 दिन, तो और समय दे रखा है, ये मंथली पूछ रहा है यानी कि टोटल पूछ रहा है। तो यहां पर टोटल कितना है 30 दिन है, 30 दिन है। ठीक, तो 30 दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना कीजिए। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, कुल ऊर्जा निकालनी। ठीक, तो कुल ऊर्जा के लिए क्या करें, ऊर्जा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति गुणा समय, यही होता है। तो यहां पर विद्युत शक्ति बोले तो क्या P, और समय बोले तो T, और ऊर्जा को किसके द्वारा, एनर्जी के द्वारा। तो क्या हो गया ये E बराबर P इंटू टी हो गया। और यहां पर P का मतलब क्या, विद्युत शक्ति है, और विद्युत शक्ति का हमें मान दे रखा है कितना 400 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा E बराबर 400 वोल्ट गुणा समय कितना दे रखा हमें, टोटल समय। अब देखो यहाँ पर एक दिन का दे रखा है कितना 8 घंटा, और टोटल समय हमें दे रखा है कितना 30 दिन। तो इसे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 240 और यानी कि 30 दिन तक चलता है, एक दिन में 8 घंटे चलता है, तो 30 दिन कितना चलेगा 240 और। ठीक, फिर ध्यान दे, अब E बराबर क्या हो जाएगा कि यहां पर ध्यान दे ये W और H, W और H आ गया, लेकिन ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा यानी कि kWh। और हमारे पास क्या आ रहा है, W और H आ रहा है, और इसको जब टोटल गुणा करवा दिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 96,000। कितना आ जाएगा 96,000, और पीछे क्या है WH है। अब हमें किसकी आवश्यकता हुई, K की आवश्यकता है यानी कि किलो की आवश्यकता है। तो क्या करें, अगर मान लीजिए मैं कोई एक x को गुणा करूं किसे 10 इंटू 10, तो ये कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी की बात यहाँ पर किलो में कितने 1000 लिख सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे E बराबर 96,000 इंटू 1000 अपॉन 1000, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फिर गुणे में क्या WH आ रहा है। फिर ध्यान दे, अब यहां पर 1000 की जगह हम K लिख सकते हैं, 1000 की जगह K लिख सकते हैं। तो 96,000 इंटू क्या लिख दिया मैंने K WH अपॉन ये क्या है 1000। फिर ध्यान दे कि ये 3 शून्य है, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या मान आएगा, E बराबर 96 kWh। तो हमारे पास मान आ गया E बराबर 96 किलोवाट घंटा। तो अब किलोवाट घंटे की जगह भी हम यूनिट लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा E बराबर 96 यूनिट। तो हमारे पास कितनी यूनिट आ गई, 96 यूनिट आ गई। अब मान लीजिए इस प्रश्न में एक यूनिट का मान, उदाहरण के तौर पर एक यूनिट का मान दे रखा हो आपके पास कितना 3 रुपए, 3 रुपए दे रखा हो। तो हम क्या करेंगे, अब आसान है, 96 इस यूनिट का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा देखो E बराबर 96 यूनिट इंटू क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 रुपए एक यूनिट का है, तो 96 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। और इससे गुणा करोगे तो हमारे पास मान आ जाएगा
288। तो हमारा जो बिल है वो कितना आएगा, 288 रुपए। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वापस देख लेते हैं, एक बार ध्यान दें। 400 वोल्ट के एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटे चलाने पर 30 दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न को देखने पर हमें क्या पता चलता है कि विद्युत शक्ति का मान दे रखा है, कितना है, 400 वोल्ट, और यानी कि प्रतिदिन चल रहा है। प्रतिदिन कितना चल रहा है, 8 घंटे चल रहा है, 8 और चल रहा है, और कितने दिन तक चल रहा है, ये चल रहा है 30 दिन तक चल रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो सूत्र होता है क्या होगा, विद्युत शक्ति गुणा समय, यानी कि हम जानते हैं कि VIT होता है, VIT। अब देखो ये जो VI है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओम का नियम क्या, नहीं सॉरी, विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, P बराबर VI होता है। तो यहां पर VI की जगह हम P भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया P, तो P इंटू T। अब हमारे पास P का मान दे रखा है, कितना है, 400 वोल्ट दे रखा है, और ये जो समय है वो कितना, यानी कि 8 घंटे प्रतिदिन चल रहा है और 30 दिन तक चल रहा है। तो इस दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया हमारे पास, 240 घंटे आ गया। फिर इस दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96,000 वोट घंटा। अब ध्यान दें, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा, यानी कि kWh, और हमारे पास क्या आ रहा है, WH आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक उदाहरण समझाया था मैंने कि x को अगर 10/10 से ये गुणा कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी की बात ही अगर मैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए, k चाहिए, तो k के लिए हम क्या करेंगे, 1000/1000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 1000 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ, और ये 1000 3 शून्य है, वो 3 शून्य से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास मान क्या आ गया, 96 kWh, यानी कि 96 किलोवाट घंटा आ गया। ठीक, फिर E बराबर किलोवाट घंटे की जगह क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने यूनिट। फिर E बराबर 96 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का मान लीजिए आपके पास कितना दे रखा हो, परसेंट में 3 रुपए दे रखा हो, तो 96 यूनिट का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 288 रुपए। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।